Hey everyone, this is Tar here and welcome to video number 10 of our free D2D crash course जिसका नाम है CML under 30 days। तो फाइनली हम यहाँ से आज केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, क्योंकि अभी टाइम बस आपके पास स्कैन करके 6 से 7 दिनों का रह गया है। तो इस हिसाब से हम लोग अभी केमिस्ट्री में जंप कर गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो करना मस्ट है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, जो कि एक सिंपल और इजी सा चैप्टर है, बट इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं एंड अगर आप इसे क्विकली एक बार कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो फिर बेनिफिशियल तो होगा ही, है ना। सो आ जाते हैं डायरेक्टली पहला क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लाइट बट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। अब कौन सा ऐसा है जो कि लाइट तो दे देता है बट पोल्यूशन नहीं करता है। तो एज यू कैन सी सन, न्यूक्लियर पावर, गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल, वेरी इजी। यहाँ पे डायरेक्टली सन इज द आंसर। सो नेक्स्ट इज पोल्यूशन क्या होता है? रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट, या फिर कंजर्वेशन, या फिर रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पोल्यूशन कंजर्वेशन तो होता नहीं है, टॉप सॉइल तो रिमूवल होता है नहीं। क्या होता है? रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज एयर पोल्यूशन। कौन है इसमें से जो एयर पोल्यूशन को नहीं इंक्रीज कर रहा है? थर्मल तो कर ही रहा है, न्यूक्लियर से भी होता ही है, ऑटोमोबाइल का तो क्या ही बोलना, हो तो हो ही रहा है। सो हमारे पास बच जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो वाटर बेस्ड है, उसमें से एयर पोल्यूशन नहीं होता है एज कम्पेरेटिव टू ऑल दीज थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज पोल्यूशन। एक बार फिर से भाई ऐसा क्वेश्चन है। तो इंक्रीज इन मैन्स पॉपुलेशन, ये तो भूल ही जाओ, मतलब इसी के चक्कर में तो पोल्यूशन हो रहा है। फिर है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्री, रैपिड अर्बनाइजेशन। तो ट्रीज अगर हम लोग प्लांट करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, अच्छा हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि एसिड रेन अगर कहीं पर भी पूछ देता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि SO2 और NO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहीं पर भी रहेगा तो वो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये याद रखना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट क्या है कि वैसे पार्टिकल्स जो कि एयर में जाकर के उसका पॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, तो कौन सा कॉमन नहीं है? तो इधर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कॉमन है, ये सब पाया जाता है, बट N2O5 कॉमन नहीं है, इसलिए क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता एज कम्पेयर टू दीज थिंग्स। और हाँ, ऐसे वीडियो स्किप करके कोई भी मत देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे तो फिर बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, है ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग को प्रॉपर सुनना है जो भी बताया जा रहा है, ठीक है। Which of the following is most harmful for life on globe? तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इंक्रीजिंग डेजर्ट, या फिर न्यूक्लियर फॉलआउट। तो वैसे तो सभी हार्मफुल है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है वो बताना है। तो सबसे हार्मफुल कौन सा है? न्यूक्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियर फॉलआउट होगा तब तो फिर सब खत्म हो जाएगा, तो सबसे हार्मफुल डेंजरस न्यूक्लियर फॉलआउट है। Which of the following is not a greenhouse gas? अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ये सुन लीजिए। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैसेस होते हैं जो कि हमारे सन से जो रेडिएशन आ रहा है ना, हार्मफुल रेडिएशन, और जो हीट एनर्जी आ रहा है उसको ट्रैप करके रखता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और अर्थ सरफेस पे जब ट्रैप करके रखता है तो उससे हमारा ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ये जो बीच बीच में बता रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनना है जो भी बातें बताई जा रही है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो ये काम नहीं कर सकता है, मतलब कि वो हीट को ट्रैप नहीं कर सकता है? तो CO2 करता ही है, CH4 भी करता है, CFC के चक्कर में ही तो सारा कुछ हो रहा है, और एक ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन तो अच्छा है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ UV लाइट। हाँ, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो भी है उसके वजह से रिएक्शंस जो होते हैं तो हमारा ओजोन लेयर बनता है, ठीक है। तो O3 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a secondary pollutant? अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट वैसे पोल्यूटेंट को बोला जाता है जो कि डायरेक्टली प्लांट से निकल करके इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, एटमोस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है। अगर प्लांट से निकल करके एटमोस्फेयर में जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। P फॉर प्लांट, P फॉर प्राइमरी, लाइक दैट। और अगर हमारा जो भी एयर में अवेलेबल हमारा जो पोल्यूटेंट है वो आपस में अगर रिएक्शन करते हैं और कुछ फिर नया बनाते हैं, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी है। ओके, तो सीवेज तो नहीं है, प्लांट लीव्स भी नहीं है, डोमेस्टिक वेस्ट तो नहीं होगा। यहाँ पर आंसर करेक्ट जो है इसका वो है DDT। DDT का क्या मतलब है? DDT का मतलब है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो DDT इज वन ऑफ द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, इसको याद रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, इससे पहले भी वही पूछा गया था, एक और मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए CO, SO2, NO या फिर NO2। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसमें से हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्लांट से आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो NO2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। हाँ, अब यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट का पूछा गया है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जैसा कि बताया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO, ये जितने भी गैसेस हैं ये सब प्राइमरी के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। NO2 नहीं है, SO2 है, ध्यान रखना है। और NO2 और SO2 के बारे में थोड़ी देर पहले क्या बताया गया था कि ये दोनों की वजह से एसिड रेन होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो इसमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो क्लियरली आंसर दिख रहा है कि प्लांट लीव्स ही होगा, बाकी सब तो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है। द मेजर एयर पोल्यूटेंट इज, मेजर एयर पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा है। बाय द वे अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आ रहा हो तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी घर पे हूँ। तो द मेजर एयर पोल्यूटेंट क्या है, CO है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सूट है या फिर ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। तो यहाँ पर CO इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में अभी जो व्हीकल्स वगैरह है उसमें से रिलीज होता है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। द मेजर सोर्स ऑफ CO पोल्यूशन, हाँ तो अभी जस्ट मैंने बताया कि CO कहाँ से आ रहा है, तो क्या वो इंडस्ट्री से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है, फॉरेस्ट फायर या फिर वोल्केनो। तो मेजरली जो है मेजॉरिटी ऑफ द CO पोल्यूशन जो है वो हमारा व्हीकल से आ रहा है, तो इसको याद रखना है कि व्हीकल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, व्हीकलर एग्जॉस्ट। बिसाइड CO2 अदर ग्रीन हाउस गैस इज, हाँ तो CO2 तो एक ग्रीन हाउस गैस है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा एक और जो है उसका नाम है मीथेन, CH4। तो CH4 इज द करेक्ट आंसर। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेन सोर्स ऑफ, तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, है ना, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सबको अगर हम लोग जलाते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, हमारे पास क्या मिलेगा, कौन सा खतरनाक वो गैस है जो हमारे पास आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, याद रखना है। सो SO2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओजोन होल इज काउज्ड बाय, ओजोन होल कैसे होता है, तो ओजोन होल का बहुत बड़ा रीजन जो है वो है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेस ये सबसे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो पहले पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, अभी पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज CO। CO कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमारा वो हीट को कैप्चर नहीं कर सकता है, CO2 कर सकता है, ठीक है। द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन के लिए दो गैस बताया गया था, NO2 SO2, तो NO2 और SO2 जहां भी दिखाई देगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर SO2 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन SO4 दिख रहा है, विच इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इसमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ऑब्वियसली द आंसर इज H2O2, राइट, H2O2 इज द करेक्ट आंसर। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एयर पोल्यूशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन लेयर या फिर O2 CO2 इम्बैलेंस, बोथ ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। हाँ तो ओजोन लेयर के लिए तो है ही, और ये जो इम्बैलेंस है उसके लिए भी है, तो बोथ ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोस्फेयर, हाँ तो सबसे जो लोवेस्ट लेयर है अर्थ का एटमोस्फेयर का वो कौन सा है, इसको मैं बोलूंगा कि आप लोग प्रॉपर याद कर लो, इसके लिए मैंने यहाँ पर चार्ट टाइप अटैच कर दिया है, दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आंसर इसका क्या है, लोवेस्ट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है। एंड एज यू कैन सी हियर, पहले ट्रोपो है, स्ट्राटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, ये आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, है ना, यहीं पे याद हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करना है और इसको यहीं पे याद कर लेना है, और फिर आपको अपने नोटबुक में इसको लिख भी लेना है, ठीक है। ट्रोपो, स्ट्राटो, मेसो, थर्मो, एक्सो, ऐसे याद हो जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द सन रेज मेनली कॉजेस, यूवी रे की वजह से क्या होता है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि स्किन कैंसर होता है। ओजोन लेयर इज डैमेज्ड बाय फ्री रेडिकल्स विच आर, हाँ ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, तो जैसा कि बताया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि नुकसान पहुंचा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या, क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाला करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। आप लोग एक तरीका है, लाइक ऐसे गेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। अब बोलोगे यहाँ पे तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का बात किया गया ना, तो Cl इज द करेक्ट आंसर। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का मेन कॉज क्या है, ये तो पहले ही बताया गया था, SO2 और NO2, तो अभी तक तो सब लोग गेस कर लिए होंगे, SO2 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन सा है वाटर के लिए, एयर के लिए नहीं बोला गया, वाटर के लिए बोला गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या होता है सिंबल, AS होता है ना, AS इज द सिंबल फॉर आर्सेनिक।
एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है? तो CO के तो हो ही रहा है, CFC भी है। अब SPM क्या होता है जिसको नहीं पता है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, यानी कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है। तो तीनों, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ CFC इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, CFC के वजह से क्या होता है? तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहीं अगर दिख रहा है तो वही होगा आंसर, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं CFC का रोल। ओजोन लेयर में प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, हाँ वही जो SPM थोड़ी देर पहले बताया गया था। तो क्या हम लोग का फूड इनटेक बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, लीवर में प्रॉब्लम होता है या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है? तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। द क्लीन वाटर शुड हैव BOD वैल्यू, हाँ BOD क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का ये मतलब है कि अगर कोई पोल्यूटेड है हमारा वाटर, जैसे कि कोई पोल्यूटेड वाटर है, तो उसमें क्या है कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो डिकम्पोज जब वो करेंगे तो उसको कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना। अगर जैसे कि कम पोल्यूटेड है तो उसको ऑक्सीजन कम चाहिए होगा डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया को। अगर बहुत पोल्यूटेड है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज कर पाए। तो अगर हमारे पास एक साफ सुथरा पानी है, क्लीन वाटर है, तो उसका BOD वैल्यू क्या होगा? अगर पानी पहले से क्लीन है तो ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है नहीं है, तो हमारा ऑक्सीजन उसमें कम होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट इससे रिलेटेड आएगा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर है जो सबसे कम दिखाई दे रहा है, यानी कि लेस देन 5 ppm, तो ये है करेक्ट आंसर। BOD वैल्यू ऑफ सीवेज वाटर देन दैट ऑफ टैप वाटर इज, हाँ तो सीवेज वाटर का और टैप वाटर का कौन ज्यादा गंदा है? सीवेज वाटर गंदा है, तो BOD वैल्यू किसका ज्यादा होगा? सीवेज वाटर का। तो क्या होगा इसका आंसर? BOD वैल्यू ऑफ सीवेज वाटर देन दैट ऑफ टैप वाटर इज मोर, है ना, ज्यादा होगा उसका सीवेज वाटर का BOD वैल्यू। इन द पॉल्यूटेड वाटर द वैल्यू ऑफ BOD, अच्छा यहाँ पे एक COD टर्म आ गया है। COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD क्या था? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब COD का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी कितना है, मतलब वो ऑक्सीजन तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या वो सही में बायोडिग्रेडेबल है, देने के बाद भी डिकम्पोज हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये बताता है। तो अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर है तो उसका COD वैल्यू BOD वैल्यू से ज्यादा होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अभी ज्यादा जान भी नहीं सकते हम लोग क्योंकि टाइम है नहीं, तो जो भी बताया गया है ब्रीफली इसको याद रखना है अभी, ठीक है। What does E-waste stand for? तो E का मतलब तो सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। डिसइंफेक्टेड कंटेनर कलर, हाँ डिसइंफेक्टेड कंटेनर का कलर क्या होता है? ये वैसे तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन लंबा जा सकता है, बट आप लोग बस एक तरह से इसको याद रख लीजिए। हो सकता है इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाए, और नहीं आता है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चंस तो आपको बनाना है नहीं, यू हैव टू स्कोर लाइक 60 to 70, तो उस हिसाब से देखना होता है ना। हाँ, सो फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर इज रेड, रेड कलर का होता है। तो 35 क्वेश्चन और ये 36 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट ई वेस्ट पर ईयर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो चाइना सबसे आगे, सबको पता ही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आगे तो वेस्टेज में भी आगे ही होगा। ओके, सो फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको टोटल 36 क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये, बस लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसको आपको याद रखना है प्रॉपर, और याद रखने की वजह से आपका जो फर्दर जो भी आपके आगे आने वाला क्वेश्चंस है या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए हुए हैं वो बनाइए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे हैं, बट द सपोर्ट जो कि आप दिखा रहे हो इन द व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जहाँ पर भी, सो दैट इज़ डेफिनेटली अप्रिसिएबल। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो नहीं आने के बावजूद भी सपोर्ट दिखाते हो, और आप लोग समझते हो कि हाँ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेरा भी खुद का पढ़ाई वगैरह है। तो या थैंक यू फॉर दैट। और अभी के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और भी केमिस्ट्री के वीडियो में लाता हूँ। सो दिस इज इट फॉर नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।